Okay, so we discussed about the stock और जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे हमें जो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन किसी भी स्टॉक से रिलेटेड जो है वो मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक इज ए हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेट की हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन स्टॉक या इक्विटी की, ठीक है। स्पेसिफिकली प्रेफर्ड स्टॉक हैज फिक्स रिटर्न, ठीक है। तो फिक्स रिटर्न जो है वो डेट सिक्योरिटी का होता है, वो इक्विटी सिक्योरिटी का नहीं होता बाय नेचर, ठीक है। इसके अलावा प्रेफर्ड स्टॉक की कम्युलेटिव क्लास भी जो है वो होती है। कम्युलेटिव क्लासेस के समटाइम्स प्रेफर्ड स्टॉक के साथ कम्युलेटिव क्लास होती है, ठीक है, जिसमें सिंपली ये स्टेट किया गया होता है कि इन केस अगर कंपनी को किसी साल लॉस हो गया या किसी साल कंपनी जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक अगर ना पे कर सकी तो वो फिर कम्युलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। फिर जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक की पे करेगी और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पे करेगी। तो इसके साथ कम्युलेटिव क्लास भी होती है, ठीक हो गया। इसकी मेच्योरिटी इज इनडेफिनिट, मतलब अगेन द थिंग इज कि जिस तरह से आपका डेट जो है वो 15, 20, 5, 7 साल के अरसे के लिए होता है, टाइम बाउंड होता है, मतलब उसका टेन्योर, ठीक है। जो आपका प्रेफर्ड स्टॉक है ये टाइम बाउंड नहीं होता, ठीक है, ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जस्ट लाइक आपका जो है वो इक्विटी या कॉमन स्टॉक, ठीक है। लेकिन इसके वोटिंग राइट नहीं होते, ठीक है। तो वोटिंग राइट किसके नहीं होते? डेट के नहीं होते। तो ये डेट का फीचर उस तरह से जो है वो आ गया। तो प्रेफर्ड स्टॉक मे बी कॉलेबल, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली कंपनी इसको कॉल कर सकती है, रिडीमेबल भी हो सकता है, ठीक है, या सिंपली इसका टेन्योर भी हो सकता है कुछ, ठीक है, या ये कन्वर्टेबल भी हो सकता है टू द कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि इसमें जो वेरिएशंस है वो इसमें यही है कि आपका जो है प्रेफर्ड स्टॉक कैन हैव कम्युलेटिव क्लास, कुछ में कम्युलेटिव क्लास होगी, कुछ में कम्युलेटिव क्लास नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि इट कैन बी कॉलेबल, मतलब कंपनी जो है वो कॉल करके पैसे दे सकती है जो इन्वेस्टर है उसे, और लेके कैंसिल कर सकती है या रीइशू कर सकती है, ठीक हो गया। इसी तरह से लाइक आपका जो है इट कैन बी, इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो इन केस इसमें कन्वर्टेबिलिटी का फीचर अगर होगा, ठीक है, तो उसे हम कहते ही कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी का फीचर इसमें ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मली या जनरली आजकल प्रेफर्ड स्टॉक ज्यादा इशू नहीं किया जाता, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक पहले बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक जो है इस पे टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी और इसका अगेन जो रिटर्न था दैट वाज सिक्योर, ठीक है, क्योंकि ये मिलता ही मिलता है जी कॉमन स्टॉक की अगेंस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड या सिंपली म्यूचुअल फंड में इनकम फंड या पेंशन फंड जो थे वो प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे क्योंकि इसकी सिक्योरिटी जो है वो रिलेटिवली हाई थी और इसका जो है वो एक फिक्स रिटर्न उस तरह से जो है वो आता रहता था जी, ठीक हो गया। तो ये प्रेफर्ड स्टॉक के मामला आते हैं, मतलब वो तो देखो जनरली स्पीकिंग कंपनी के पास ऑप्शंस हो सकते हैं दो तीन। कंपनी कैन इशू द बॉन्ड, कंपनी कैन इशू कॉमन स्टॉक, कंपनी कैन इशू प्रेफर्ड स्टॉक। तो कंपनी उस ऑप्शन की तरफ जाती है जिस ऑप्शन से उसे रिलेटिवली इजीली अच्छे रेट पे पैसे मिल जाए, ठीक हो गया। तो अगेन कंपनी फिर उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा कुछ करती भी है। कंपनी अपने इशू को लुक्रेटिव भी बनाती है समटाइम्स, उसमें सिक्योरिटी फीचर, पेमेंट फीचर ऐड करती है बॉन्ड की सूरत में, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि कंपनी ने अट्रैक्ट करना होता है इन्वेस्टर को अपनी तरफ, ठीक है। लाइक पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सिनेरियो में बॉन्ड अगर इशू नहीं किए जा सकते क्योंकि इंटरेस्ट का उसमें फैक्टर है, तो इन तो कंपनीज क्या कर सकती हैं, कंपनीज जो है वो सुकूक इशू कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन सुकूक में इंटरेस्ट का एलिमेंट उस तरह से शामिल नहीं होता जी, ठीक हो गया। तो दिस इज अनदर ऑप्शन जिसको हम प्रेफर्ड स्टॉक उस तरह से जो है वो
बोल देते हैं जी। ठीक हो गया। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे जो है वो कंक्लूड हो जाती हैं जी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है जी? डेरिवेटिव मार्केट इज ए मार्केट जहां पे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव एसेट्स ट्रेड होते हैं। अब डेरिवेटिव एसेट्स क्या है? डेरिवेटिव्स आर द एसेट्स व्हिच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ अदर एसेट। ठीक है। अच्छा, एसेंशियली ना डेरिवेटिव्स जो है ये ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू किसी और कमोडिटी पे बेस कर रही होती है। ठीक है, मैं सपोज, ठीक है, सपोज मेरा ना मैं एक मुझे आइडिया है कि गंदम की प्राइस जो है ना वो 3 4 5 मंथ के बाद ना बढ़ जाती है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि आजकल गंदम की प्राइस 2000 रुपये मन है। ठीक है। और गंदम की प्राइस ना मुझे ये लगता है कि 6 महीने के बाद गंदम की प्राइस ना बढ़ जाएगी और मुझे 6 महीने के बाद ना गंदम चाहिए। मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, मैंने अगेन आटा बना के बेचना है या कुछ भी करना है, मुझे ना गंदम चाहिए 6 महीने के बाद। अच्छा, लेकिन मुझे खतरा ये है कि अगेन हो सकता है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं ना एक डीलर के पास जाऊंगा जो कि डेरिवेटिव्स में डील करता है और मैं उसके साथ ना एक फ्यूचर एग्रीमेंट कर लूंगा। ठीक है। मतलब सिंपली हमारे वहाँ दरमियान ना तय हो जाएगा कि मुझे कितनी गंदम की मिकदार चाहिए, किस रेट पे मुझे मिलेगी वो मिकदार और किस डेट पे मुझे वो मिकदार जो है वो मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब सपोज हमारा रेट तय हो जाता है 2100 रुपये और 1 मन गंदम का रेट हमारा तय हो गया कि जी 2100 रुपये हमारा रेट जो है वो होगा। तो 6 महीने बाद ना मुझे जो डीलर है वो 2100 रुपये पे गंदम प्रोवाइड करने का पाबंद होगा। अभी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी वैल्यू ना गंदम की प्राइस फ्लक्चुएशन से ड्राइव होगी। कैसे? अच्छा, आप सपोज 2000 रुपये आजकल गंदम जो है चल रही है। ठीक है। और गंदम की प्राइस जो ना बढ़ते बढ़ते गंदम की प्राइस ना 2300 रुपये पे चली जाती है। अच्छा, आप मार्केट में गंदम की प्राइस ना 2300 रुपये है, लेकिन मुझे वही गंदम 2100 रुपये की जो है वो मिलेगी। अच्छा, अब अगेन देखो ये डिफरेंस है। मुझे सस्ती गंदम क्यों मिल रही है? क्योंकि मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फिर कितनी हुई? मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 200 रुपये है। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं किसी को भी ना 200 रुपये तक का बड़ी इजीली बेच सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि अगेन द थिंग इज कि मार्केट में क्या है, मार्केट में गंदम कोई खरीदेगा उसको गंदम महंगी मिलेगी। ठीक है। मैं अगर गंदम खरीदूंगा मुझे गंदम सस्ती मिलेगी। या सिंपली मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं उस बंदे से गंदम खरीद के मार्केट में गंदम बेच दूं, मुझे 23 रुपये 2300 की उस तरह से मिल जाएगी। तो अगेन द थिंग इज के जो डेरिवेटिव्स है ये इस तरह से अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। अब जैसे जैसे इनका अंडरलाइंग तो सर अगर ये वैल्यू इंक्रीज होने के बजाय मार्केट में डिक्रीज हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वो महंगा पड़ेगा ना? वो तो देखो उसमें अगेन ना दो पार्टीज है। तो एक अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। अगर प्राइस नीचे जाएगी तो डीलर के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। मतलब दोनों सूरतों में इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी। एक पार्टी के लिए होगी, दूसरी पार्टी के लिए नहीं होगी। ठीक हो गया। अब सिंपली स्पीकिंग हम अगर प्राइस डिक्लाइन का देख लेते हैं। सपोज हमारा 2100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्राइस ना 1900 पे चलेगी। अच्छा, अब 1900 पे प्राइस चलेगी तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि अब डीलर ना अगर मार्केट में बेचेगा उसको गंदम कितने की बिकेगी, उसकी उसकी गंदम बिकेगी 1900 रुपये की। लेकिन अगर वो मुझे बेचेगा तो उसकी गंदम 2100 की बिकेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अब ना वो कॉन्ट्रैक्ट से भाग सकता है ना मैं भाग सकता हूँ। तो उसमें एक पार्टी को तो फायदा उस तरह से जो है वो एक पार्टी को फायदा होता है और एक पार्टी को ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान हो रहा होता है। इस वजह से इस्लाम में जो है वो डेरिवेटिव्स जो है वो अलाउड नहीं है जी। ठीक है। लेकिन जनरली ये करेंसी कॉन्टेक्स्ट में बड़े जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब मैंने अगर सपोज पेमेंट्स करनी है फ्यूचर में और डॉलर का रेट बढ़ ना जाए
उस कॉन्टेक्स्ट में मैं डेफिनेटली मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उस तरह से एंटर हो सकता हूँ, ताकि अगर डॉलर का रेट बढ़ भी जाए तो मुझे उसकी टेंशन जो है वो ना हो। तो ये इससे रिस्क भी हमारा उस तरह से जो है वो कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब डेरिवेटिव्स में ना मजे की बात यह है कि डेरिवेटिव का अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है। मतलब गंदुम भी हो सकती है, इसका अंडरलाइंग पानी हो सकता है, इसका अंडरलाइंग सोना हो सकता है, इसका अंडरलाइंग जो है वो किसी एक कंपनी का स्टॉक हो सकता है, इसका अंडरलाइंग पूरी एक कंपनी की स्टॉक मार्केट या स्टॉक इंडेक्स हो सकता है। ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है। अब जिस चीज की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती है ना, वो उस चीज की बेस पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लाइक वो डेरिवेटिव को उसका डीलर मौजूद है या उसका डीलर उस तरह से मौजूद नहीं है जी। ठीक है। तो दुनिया में यहाँ पे नीचे ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जो कि सबसे बड़ी दुनिया की डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सोयाबीन, ठीक है, इसी तरह से जो क्रूड ऑयल, ठीक है, इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर, प्लाटीनियम, ठीक है, धातुओं के, इसी तरह से आपको गंदुम का, वीट का, बार्ले का, ठीक है, मतलब इन चीजों के, आपको कैटल के, ठीक है, आपको कैटल के भी इवन डेरिवेटिव्स उस तरह से जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे जी। ठीक है। स्टॉक्स के भी डेरिवेटिव आपको उस तरह से अवेलेबल होंगे। तो अगेन मतलब डेरिवेटिव जो है, मतलब दीज कैन, मतलब दीज कैन बी बेस्ड ऑन एनी एसेट, कमोडिटी और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। मतलब डेरिवेटिव किसी शेयर पे, किसी बॉन्ड पे भी बेस कर सकता है, डेरिवेटिव किसी और डेरिवेटिव पे बेस कर सकता है, डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी बेस कर सकता है। ठीक हो गया। तो दीज बेसिकली आर कॉल्ड कॉन्टीजेंट क्लेम। ठीक है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है दैट इज कॉन्टीजेंट ऑन स्पेसिफिक इवेंट, कि प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी तो फिर ये क्लेम राइज होता है। अगर प्राइस सेम रहेगी, ठीक है, तो ये क्लेम फिर राइज नहीं होता। मतलब सपोज मेरा 2100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और गंदुम जो है वो 2100 की बिक रही है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, अब मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता एडिशनली। ठीक है। तो these essentially are contingent claim, these are not absolute claims, these are contingent claims। एब्सोल्यूट क्लेम ये है कि मैंने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, तो मतलब सिंपली मैंने कंपनी को लोन दिया तो मेरा उस पर एब्सोल्यूट क्लेम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन। ये प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो क्लेम राइज होगा, वरना क्लेम राइज नहीं होगा। ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन होते हैं जी। वैसे मतलब जनरली 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे 3 उस तरह से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट। सिंपली स्पीकिंग, आप किसी डीलर के पास जाएं और उस डीलर के साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जी मुझे ये कमोडिटी, इसकी इतनी मिकदार इस डेट पे चाहिए, वो आपको रेट बता देगा और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हर चीज, रेट, सेटलमेंट डेट, उसकी अंडरलाइंग कमोडिटी, उस कमोडिटी की क्वांटिटी, हर चीज जो है ना वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो दिस इज ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेस कर रहा होता है जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, उनकी नीड्स पे। ठीक है। मुझे गंदम का चाहिए, मैं गंदम का ले लूंगा। मुझे 1 मन गंदम का चाहिए, मैं 1 मन का ले लूंगा। मुझे 7 मन गंदम का चाहिए, मैं 7 मन गंदम का ले लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स है और ये मार्केट में ट्रेड नहीं होते। मतलब जिस तरह से मैंने अभी बात की ना, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में डेरिवेटिव होते हैं, तो वहां पे फॉरवर्ड नहीं मिलेगा जी आपको। फॉरवर्ड आपको जो है वो जो जितने भी ये डेरिवेटिव डीलर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स डेरिवेटिव में डील करते हैं, तो फॉरवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड आपको उनके पास जाके जो है वो लेना, ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन फ्यूचर है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह का होता है, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ये, और ये मार्केट ट्रेडेड होता है। ठीक है। अब सिंपली इसमें
कौन सी कमोडिटी होगी, गंदम होगी, सोयाबीन होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, डॉलर होगा, कौन सी कमोडिटी होगी वो भी प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो भी एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी होती है, मतलब $500 का जी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो हर कॉन्ट्रैक्ट $500 का ही होगा। मुझे अगर $540 का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो मैं फिर फ्यूचर में नहीं कर सकता, वो मुझे फॉरवर्ड में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में या 500 का होगा, मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा तो 1000 के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसकी सेटलमेंट डेट या डिलीवरी डेट जो है वो भी एक स्पेसिफिक होती है कि जी सपोज मतलब 15 जुलाई एवरी ईयर ये जी सेटल होगा, ठीक है। तो अगेन इसकी सेटलमेंट डेट भी एक स्पेसिफिक उस तरह से जो है वो होती है, ठीक है। इसकी प्राइस जो है मार्केट में जो है वो चल रही होती है। तो मार्केट फ्यूचर में जो है ना वो एक सेंट्रल पोजीशन के तौर पे जो है वो चल रही होती है। फॉरवर्ड में देखो, फॉरवर्ड में एक साइड पे क्या है, एक साइड पे फॉरवर्ड में डीलर है और एक साइड पे फॉरवर्ड में हेजर या इन्वेस्टर है, ठीक है। अच्छा फ्यूचर में ना एक साइड पे इन्वेस्टर या हेजर है और दूसरी साइड पे मार्केट है। अब मार्केट क्या कर रही होती है, मार्केट ऑटोमेटिकली ना बेच भी रही होती है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट खरीद भी रही होती है जो भी अवेलेबल प्राइसेस हो। अब कुछ लोग डॉलर बेचना चाह रहे हैं, मार्केट उनको भी जो है वो फैसिलिटेट करेगी। कुछ लोग डॉलर खरीदना चाह रहे हैं, मार्केट उनको भी फैसिलिटेट करेगी। तो मार्केट में मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 प्राइसेस चल रही होती हैं, एक बिड और एक आस्क प्राइस, ठीक है। तो बिड प्राइस जो है वो अल्टीमेटली मार्केट उस पर बाय करती है और आस्क प्राइस जो है मार्केट उस पर सेल करती है। इनका जो डिफरेंस होता है वो मार्केट का प्रॉफिट कहलाता है, स्प्रेड होता है जी, ठीक हो गया। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडेड नहीं होता, फ्यूचर मार्केट ट्रेडेड उस तरह से जो है वो होता है आपका, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग यू कैन टेक आइदर ऑफ द 2 पोजीशंस इन द मार्केट। एक को हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, अगर आप किसी चीज को परचेज करना चाह रहे हैं ना तो यू आर टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन। दूसरी को हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, अगर आप किसी को सेल करना चाह रहे हैं किसी चीज को तो यू आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। मतलब सिंपली स्पीकिंग मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैंने गंदम खरीदनी है तो आई एम टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन, और जिसके साथ मैंने गंदम खरीदने का मुआहदा किया है जो कि बेच रहा है वो इंडिविजुअल शॉर्ट पोजीशन जो है वो ले रहा होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में ये स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी है, ये डेरिवेटिव के अलावा भी मार्केट्स में इस्तेमाल होती है। मतलब यू कैन अगेन जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो यू टेक द लॉन्ग पोजीशन, जब आप शेयर बेचते हैं तो यू टेक द शॉर्ट पोजीशन ऑन दैट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ठीक हो गया जी। तो ये 2 हमारे पास फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के अलावा हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं जी। अब ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन बेसिकली अब फॉरवर्ड और फ्यूचर में जो पार्टीज हैं दोनों पार्टीज ऑब्लिगेटेड हैं कि हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, चाहे किसी को नुकसान हो किसी को फायदा हो, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है ये प्रोसीड करना ही करना होता है। ऑप्शन में इस तरह से नहीं होता। अब ऑप्शन में वन पार्टी हैज द ऑप्शन एंड अदर पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन। अब सिंपली मैं कहता हूं कि मैं गंदम खरीदना चाहता हूं और मैं डीलर को जाकर कहता हूं कि भाई मुझे ऑप्शन चाहिए, तो डीलर कहेगा कि ठीक है मुझे ना ऑप्शन का जो है वो प्रीमियम पे कर दो, कमीशन दे दो, मुझे थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट दे दो तो मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा अब हमारा ना फॉरवर्ड नहीं तय हुआ, ऑप्शन तय हो गया। 2100 रुपए पे सिंपली क्या है कि मेरे पास अब ऑप्शन है कि 2100 रुपए पे ना मैं अगर चाहूं तो मैं गंदम खरीद सकता हूँ डीलर से, ठीक है। अच्छा अब मार्केट में प्राइस ना एक्चुअली गिर जाती है, मार्केट में प्राइस 1900 पे चली जाती है। अगर मार्केट में प्राइस 1900 पे चली गई है तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली मैं जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर फुलफिल नहीं भी करूंगा तो चलेगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। तो आई हैव द ऑप्शन कि मैंने ये ट्रांजैक्शन फुलफिल कंप्लीट करनी है या मैंने ये ट्रांजैक्शन फुलफिल या कंप्लीट नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा लेकिन डीलर की ऑब्लिगेशन है क्योंकि डीलर ने प्रीमियम लेके मुझे ऑप्शन बेच दिया था। तो यहाँ पे ना एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है
तो उस पार्टी को फिर अगर नुकसान हो रहा होता है तो पार्टी फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करती। ठीक हो गया। अगर उस पार्टी को जो है वो फायदा हो रहा हो तो डेफिनेटली वो पार्टी जो है वो फिर एग्जीक्यूट करती है और दूसरी पार्टी को फिर जो है वो कंप्लाई करना पड़ता है जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगेन इसको अगर हम डिफाइन करें, वन पार्टी हैज द ऑप्शन टू बाय और सेल, another party has the option to sell or buy an asset at a specific future date for agreed upon price, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन दोनों किस्म के होते हैं। ऑप्शन कैन बी कस्टमाइज्ड, अगर कस्टमाइज ऑप्शन आपको चाहिए तो आप डीलर के साथ उसको जो है वो करेंगे। ऑप्शन कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड, तो स्टैंडर्डाइज अगर आपको चाहिए तो आप फिर मार्केट में जाके इसका जो है वो इसकी ट्रेड जो है उस तरह से करेंगे। तो जो ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, यहाँ पे दोनों फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, फॉरवर्ड ट्रेड नहीं होते। तो तीन हमारे पास ये डेरिवेटिव है। चौथा डेरिवेटिव एक ना स्वाप होता है, SWAP स्वाप। स्वाप हम बोलते हैं इस सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब अगर मुझे सपोज डॉलर चाहिए और 3-4 बार चाहिए, 6 महीने बाद भी चाहिए, 10 महीने बाद भी चाहिए, 15 महीने बाद भी चाहिए, तो मैं एक स्वाप में एंटर हो जाऊंगा। ठीक हो गया। या इसी तरह से लाइक आपको अगर इंटरेस्ट रेट पे स्वाप्स मोस्ट ज्यादातर उस तरह से जो है वो होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बार बार आपको मिलना होता है। ठीक है। तो यू कैन लाइक स्वाप योर इंटरेस्ट पेमेंट्स। आपके पास सपोज फ्लोटिंग रेट है आपका और किसी दूसरे इंडिविजुअल का जो है वो फिक्स रेट है इंटरेस्ट का, तो यू कैन स्वाप योर फ्लोटिंग रेट विद द फिक्स रेट। फिर आप फिक्स रेट पे करते हैं और जो दूसरी पार्टी होती है वो फ्लोटिंग रेट जो है पे कर रहा होता है। तो फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट से ऊपर भी जा सकता है, फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट से कम भी हो सकता है। तो एक पार्टी को नुकसान हो रहा होता है, एक पार्टी को फायदा हो रहा होता है जी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी जो है वो अलग अलग करे डेरिवेटिव मार्केट उस तरह से है। ठीक है। तो अगेन इसकी थोड़ी सी डिटेल। ठीक है। Futures basically are the contract to deliver a specific commodity asset at a specific future price on a specific future date. ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज स्पेसिफिक है, ठीक है, और हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड है। तो इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, डिलीवरी डेट। ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, ये शेयर्स में मोस्टली आपके जो है वो अवेलेबल है। दोनों किस्म के होते हैं, ये डिलीवरेबल भी होता है और कैश सेटल्ड भी होता है। डिलीवरेबल क्या होता है? डिलीवरेबल ये होता है कि आपने एक्चुअल में कमोडिटी देनी है। मतलब गंदम का आपका कॉन्ट्रैक्ट था तो आपने ड्यू डेट पे एक पार्टी पैसे देगी और एक पार्टी गंदम देगी। दूसरा कैश सेटल्ड होता है। कैश सेटल्ड में आप सिर्फ प्राइस डिफरेंशियल पे करते हैं। मतलब सिंपली स्पीकिंग, मेरा 2100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट था, 2100 रुपये मुझे गंदम मिलनी है और गंदम चली गई है 2200 पे, तो मेच्योरिटी डेट पे डीलर मुझे कहेगा कि जी 100 रुपये का डिफरेंस है, आप 100 रुपया मुझसे ले लें और मार्केट से खरीद लें। ठीक है। तो मोस्टली फ्यूचर्स आर कैश सेटल्ड जी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में अगेन आप जो है वो डिलीवरेबल नहीं होते। मार्केट में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके कैश सेटल्ड मामला होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आपका जो फॉरवर्ड है दैट कैन आल्सो बी कैश सेटल्ड और डिलीवरेबल। आप कह सकते हैं कि नहीं जी मुझे जी कमोडिटी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है जो प्राइस डिफरेंशियल है आप मुझे जो है वो पे कर दें। तो इसके रूल्स जो हैं पाकिस्तान में ये अवेलेबल हैं, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में उस तरह से अवेलेबल है। ठीक है। तो इनके रूल्स मॉडिफाई हो रहे हैं, ऐसा ऐसा से चीज़ें इवॉल्व या डेवलप हो रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसके रूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसके रूल्स को डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से जो लिंक है यहाँ से इसके रूल्स पढ़ सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, करते हैं जी, बहुत हो गया, बेवकूफ़ों पढ़ भी लिया करो, पेपर हैं तुम लोगों के। अच्छा, ऑप्शंस तक लाइक हम देख लेते हैं उस तरह से। ऑप्शन ये लास्ट हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन बेसिकली इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच वन पर्सन हैज द ऑप्शन टू बाय और सेल एन एसेट और कमोडिटी एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट टू अदर। तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक पर्सन के पास ऑप्शन है और दूसरे पर्सन की जो है वो ऑब्लिगेशन है। तो दो किस्म के ऑप्शंस हमारे पास है। ठीक है। एक ऑप्शन हमारा कॉल ऑप्शन है जी। ठीक है।
अच्छा, ठीक हो गया जी। ठीक है, तो एक ऑप्शन जो है हमारे पास जो है वो कॉल ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो पुट ऑप्शन है जी। ठीक है, अच्छा तो कॉल ऑप्शन क्या होता है कि होल्डर हैज द राइट टू बाय एन एसेट। कॉल ऑप्शन में यू हैज द राइट टू बाय, कि आपकी मर्जी है, बायर के पास ऑप्शन है, तो उसे हम कॉल ऑप्शन बोलेंगे। ठीक है, और पुट ऑप्शन क्या है कि सेलर के पास ऑप्शन है, तो उसे हम पुट ऑप्शन बोलेंगे। तो कॉल ऑप्शन में बायर के पास ऑप्शन है टू बाय, लेकिन सेलर की ऑब्लिगेशन है कि उसने सेल करना है, अगर बायर चाहेगा तो सेलर को सेल करना पड़ेगा। पुट ऑप्शन में सेलर हैज द ऑप्शन, ठीक हो गया, एंड बायर हैज द ऑब्लिगेशन। तो सेलर अगर चाहेगा तो बायर को फिर बेचना पड़ेगा जी पुट ऑप्शन में। ठीक हो गया जी। तो अगेन ऑप्शन हैज स्पेसिफिक प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। तो कॉल ऑप्शन में अगेन एक्सरसाइज हम तब करते हैं जब मार्केट वैल्यू इज अबव स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, क्योंकि हम बाय कर रहे होते हैं, तो मार्केट प्राइस, अगर मार्केट में एक चीज महंगी मिल रही है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस है वो कम है, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो हम कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज करेंगे, मतलब हम फिर कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे कि जी हमें दो, हम खरीदेंगे। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट वैल्यू कम हो एक्स स्ट्राइक प्राइस से, तो हमें मार्केट से एक चीज सस्ती मिल रही है, हम कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे उसको क्यों खरीदें, फिर हम वो जो है वो कॉल ऑप्शन की बेस पे जो है एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपना ऑप्शन। इस तरह से पुट ऑप्शन जो है ये हम तब एक्सरसाइज करते हैं जब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन सॉरी मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस। ठीक हो गया। अब सिंपली अगर हमने एक चीज सेल करनी है और वो चीज मार्केट में सस्ती बिक रही है, लेकिन मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे मैं उसे महंगी बेच सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं उसको फिर एक्सरसाइज करूंगा। तो पाकिस्तानी सिनेरियो में ऑप्शन उस तरह से जो है वो नहीं है या नहीं अवेलेबल, जो ऑप्शन जो है वो नहीं पाकिस्तान में फिलहाल ऑफर हो रहे जी। ठीक हो गया, लेकिन अगेन डीलर्स के पास जाके आप ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इफ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑप्शंस, तो यहाँ पे जो सीएमई ग्रुप ये जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इनके स्पेसिफिक कोर्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, आप यहाँ से जो है वो जाके लर्निंग वीडियोस और लर्निंग रिसोर्सेज ले सकते हैं जी। ठीक हो गया जी।